नमस्कार। कैसे हैं मेरे प्यारो। फिर सब स्वागत है आप सभी का। देखिए, आप सब जो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया का बजट भी आप सर करवा दीजिए, तो इंडिया के बजट की बात करते हैं। और यहाँ आपको दिख रहे होंगे बजट 2022-23, और ये हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने बजट पेश करा है। तो चलिए इस बारे में चर्चा करेंगे, इसे देखेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। सर्दी है, सर्दी से बचकर रहना, लेकिन साथ साथ बजट का तड़का लगा देते हैं इसमें, तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी अच्छी अच्छी। देखो, केंद्रीय बजट 2022-23, हालांकि उत्तराखंड के बजट की हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसे वहाँ देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियोस पे मिल जाएगा, चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2022-23 जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण, जिनका फोटो मैंने अभी पीछे दिखाया, 1 फरवरी 2022 को संसद में पेश करा है। ठीक है, देखिए, इस बजट को अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया गया है। अमृत काल के बजट के लक्ष्य के रूप में नामित किया गया। अभी आप देखेंगे कि हमने 75वां आज़ादी का महोत्सव मनाया, तो अब अगर हम 100 वर्ष तक जाते हैं तो हमें 25 वर्ष और जर्नी तय करनी है, उसके बाद हमें आज़ादी को 100 वर्ष हो जाएंगे। इसी को अमृत काल बोला जा रहा है। देखिए, नीचे दिया है कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। 25 वर्ष की लंबी यात्रा के बाद हम @100 आज़ादी के 100 वर्ष पर पहुंचेंगे। तो सरकार का उद्देश्य है कि अमृत काल के दौरान जो निर्धारित लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त करना है, जो निम्न प्रकार है। देखो, कुछ लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पर रखे हैं। पेपर में देखिए यूकेपीएससी सवाल बना सकता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि यूकेपीएससी ऐसे ही सवाल बनाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि सवाल देखिए कहाँ से इन्होंने अभी पुलिस के पेपर में बनाया था, कैसे बनाया था, वो भी देखेंगे। देखिए यहाँ क्या क्या लक्ष्य हैं, थोड़ा सा बस नज़र रख लो, याद करने की आवश्यकता नहीं है। कि जो सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर जोर देते हुए, मतलब सबका समग्र कल्याण करना है, व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करनी है। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था कर देनी है, और प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देखिए, निजी निवेश, मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो जाएं, इस चीज़ पर सरकार का जोर ज़्यादा रहेगा। सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से, मतलब सरकार अपने पैसे की सहायता से आप प्रदान करके आपको एक सेल्फ एम्प्लॉय बनाना चाहती है। ठीक है, ये कुछ बजट में दिखाई जा रहा है। देखिए, जो वित्तीय वर्ष आपका 2022-23 है, उसमें भारत की जो आर्थिक विकास दर, उसका जो आकलन किया गया है, जो अनुमान लगाया गया है, वो 9.2% अनुमान लगाया गया है। इंपॉर्टेंट डेटा है पेपर के लिए कि कितना अनुमान लगाया गया है बच्चे, 9.2% अनुमान लगाया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जब पेश करा गया था, तो उसमें अनुमान था कि ये 8 से 8.5 के आसपास रहेगी, लेकिन वो अभी बढ़ा करके कितना अनुमान लगाया गया है कि 9.2% रहने का अनुमान है। इसके अलावा देखो, आप बस कुल बजट कितना है ये ध्यान रख सकते हैं। वो लगभग कितना है, 39.45 लाख करोड़ का हमारा बजट है। एक्चुअल में इतना है, 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट है। इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा प्राप्तियाँ जो हमें होती हैं वो राजस्व से प्राप्ति होती है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है डेटा, आप बस ये तो अनुमान रख लेंगे कम से कम इतना है कुल बजट हमारा। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ ज़्यादा हैं और राजस्व खर्च ही हमारा ज़्यादा है, बस ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखिए, शून्य बजट क्या होता है ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए, शून्य बजट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और 100 ही खर्च करते हैं, तो आपको ना तो कोई अधिभार पड़ेगा, ना कोई ऋण लेना पड़ेगा, आप क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। आपका बजट क्या होगा, शून्य। एक आदर्श बजट तो यही होता है, लेकिन भारत का बजट कभी आदर्श बजट या शून्य नहीं होता, उसमें डेफिसिट या बजट ह्रास देखने को मिलता ही है कि खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बजट कम रहता है। ठीक है, इस तरीके का अनुमान लगाया गया है, तो आप इसे देखेंगे। इसके अलावा देखिए, नोट करके मैं 2-3 बातें यहाँ पर हैं जो बताना चाहता हूँ मैं। क्या है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, उसकी सिफारिश के अनुसार जो राज्य हैं हमारे, उन्हें 4% तक का राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी। मतलब कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आप 104 तक खर्च करिए, इससे ज़्यादा मत करना भाई, क्योंकि 4 रुपये तो हम दे देंगे, बाकी इससे ज़्यादा का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। केंद्र सरकार ये कहना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, कि 4% से ज़्यादा राजकोषीय घाटा आप मत करना, जिसमें से आपका कम से कम 0.5% विद्युत क्षेत्र के सुधार में संबंधित होना चाहिए। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ये कह रही है कि आप विद्युत आपूर्ति पर काम करिए, आप विद्युत को बढ़ावा दीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
इसके अलावा अब ये कोई ज़रूरत नहीं है हम डालने की। बस एक आप ये डाल देना कि सरकार ने 2025-26 तक, ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, देखिए महत्वपूर्ण है, कि सरकार ने 25-26 तक कोशिश ये करी है कि जो राजकोषीय घाटा या जीडीपी का 4.5% तक आ जाए, इससे ऊपर ना जाए। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में जो हमारा राजकोषीय घाटा चल रहा है बेटा, वो 6.4% है, जो अनुमान लगाया गया है किसके अंदर, 2022-23 के बजट के अंदर जो हमारा राजकोषीय घाटा रहेगा उसका अनुमान कितना है कि वो आपका 6.4% के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें रेवेन्यू घाटा या आपका प्रभावी राजस्व घाटा वो अलग अलग हैं, तो उसमें ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो सकता है पेपर के दृष्टिकोण से कि जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से जो हमने नक्शे रखे हैं उसमें कुल मिलाकर के पहले 13 सेक्टर बनाए गए थे, अब उसमें एक सेक्टर और जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर 14 सेक्टर हो गए हैं कुल अभी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में कुल कितने सेक्टर हैं, 14 सेक्टर हैं। ठीक है, और 14वां सेक्टर जो भी जोड़ा है वो सेक्टर जोड़ा है ड्रोन। ठीक है, 14वां सेक्टर नया सेक्टर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नया सेक्टर कौन सा जोड़ दिया गया है इसके अंदर, तो वो ड्रोन जोड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सरकार अभी काम कर रही है, हो सकता है कि 5G को 15वां सेक्टर के रूप में घोषित किया जाए, वो अभी हुआ नहीं है, जब हो जाएगा बता दूंगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, कुल मिलाकर के PLI के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के अंदर अभी 14 सेक्टर आपके मौजूद हैं और सबसे नया आपका ड्रोन सेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर देखिए हाई इफिशिएंट सोलर PV मॉडल्स पे लगभग 19,500 करोड़ पे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि भारत ने 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है कि हमें 2030 तक 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करनी है। इसमें देखिए प्रधानमंत्री महोदय ने जो COP26 में बैठी हुई थी वो उसके अंदर 500 गीगावाट के लक्ष्य की बात करी थी कि हमें 500 गीगावाट आपका अक्षय ऊर्जा प्राप्त करनी है, जिसमें से 280 गीगावाट क्या है, वो आपकी सौर ऊर्जा है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए इन्होंने यहीं पे बात करी है कि 14 सेक्टर में हम 60 लाख नौकरी का सृजन करेंगे। ये सरकार कह रही है भाई, देखो ये उसी तरीके से जैसे सरकार ने कहा कि हम राजकोषीय घाटा 0 करेंगे और अनुमान भी लगा लिया है कि हम कोशिश करेंगे कि वो 4.5% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, और आने वाले लक्ष्यों में 4.5% पर लाने की कोशिश करेंगे, अभी 6.4% के आसपास है। तो भाई वही है कि 60 लाख नौकरी सृजन का लक्ष्य है, देखो क्या होता है। ठीक, इसके अलावा देखिए ये पेपर में आपके पूछा गया सवाल था, अभी आपका जो पुलिस का पेपर हुआ है इसमें ये वाला आया है कि सरकार अगले 25 साल में कि अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं हम, 100 साल हमारे पूरे हो जाएंगे, जिसमें बजट के अंदर 4 प्राथमिकताओं पर विकास को कोशिश करिए, जोड़ दिया गया है। यही पूछा गया था आपसे, वो 4 प्राथमिकताएं क्या क्या थी। ठीक है, देखिए ध्यान रखना, PM गति शक्ति पहली प्राथमिकता, समावेशी विकास दूसरी प्राथमिकता, निवेशों का वित्त पोषण तीसरी प्राथमिकता, और चौथी प्राथमिकता यहाँ पर है कि उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना। ये आपकी 4 प्राथमिकता हैं। पेपर में डाला गया था, उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिकता बजट की नहीं है, सवाल इस तरीके से आपसे पूछा गया था, तो आप वो ध्यान रखेंगे। अब देखिए केंद्रीय बजट के जो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें बात करेंगे, यहाँ से पेपर में सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए केंद्रीय बजट 2022-23 के पॉइंट थ्रू द पॉइंट बात करते हैं। PM गति शक्ति जो बजट का एक हिस्सा है, मुख्य बिंदु है, इसके अंदर सरकार ने 7 इंजन या कारकों को निर्धारित करा है। कितने? 7। आपसे ऐसे संख्या ही पूछता पेपर में कि बताइए PM गति शक्ति के दौरान के अंतर्गत कितने इंजन या कारकों को निर्धारित किया गया है? 7। कौन कौन से हैं? सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन पोर्ट, आप जहाँ जहाज आते हैं, डॉकयार्ड वगैरह, ठीक है, बंदरगाह बोलते हैं जिसे, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये 7 पहलू हैं। सरकार ये कह रही है कि इन 7 पहलुओं को अगर एक साथ हम काम कर लें तो ये हमारे 7 इंजन जो है वो एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएंगे। तो ऐसा सरकार का मानना है कि ये 7 पॉइंट जो आपको मैंने बताए अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट है, और ये अर्थव्यवस्था को आगे लेके जा सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं जो हैं उन्हें देखते हैं। पहली बात सड़क परिवहन की बात करते हैं। देखिए सड़क परिवहन में ये कहा गया कि हम 2022-23 में जो वित्त वर्ष इस बार चल रहा है, इसमें हम लोग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करेंगे। 2022-23 में कितना?
25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण करना है। वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल पर आधारित 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आरंभ करे जाएंगे। वो कहाँ कहाँ हैं बता दिए जाएंगे कि 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कितनी आपसे किलोमीटर जो है वो बनाने वाले हैं ये सड़कें। ठीक, कलर चेंज करते हैं जीवन में कुछ यार। चलिए देखो, रेलवे के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि एक स्टेशन एक उत्पाद। ठीक है, एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की जो अवधारणा है वो रेलवे में लाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी वो ये है कि जो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच नाम दिया गया है, सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कवच क्या है, रेलवे की सुरक्षा प्रणाली है। दूसरी बात, इसमें लगभग 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को इससे जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है बजट के अनुसार, वो अगले 3 साल में 400 नए वंदे भारत ट्रेन का विकास होगा, उनका निर्माण होगा देश के अंदर। तो ध्यान रखेंगे 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में। इसके अलावा देखिए अगले 3 साल में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल, 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि मार्च 2022 में भारत का पहला पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीज़न, कहाँ पे, आसनसोल डिवीज़न थापर नगर स्टेशन के पास झारखंड में शुरू हो गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहला है, 100 का लक्ष्य है, लेकिन मार्च 2022 में पहला इन्होंने स्थापित कर दिया है। कहाँ, आसनसोल डिवीज़न के थापर नगर स्टेशन के आसपास झारखंड में इसे शुरू किया गया। ठीक है, इसकी बात हो रही है उत्तराखंड से जोड़ करके, आप देख सकते हो मैंने वहाँ पर भी बताया था कि पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है सरकार का, इसमें राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। और इस कार्यक्रम में लगभग 2022-23 के अंदर 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत होगी। ठीक है, 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत होगी, जिसमें कुल लंबाई कितनी होगी रोपवे की, वो 60 किलोमीटर होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सरकार ने एक और घोषणा करी है कि हम राज्य को 1 लाख करोड़ रुपए का लोन देंगे, ब्याज मुक्त होगा जो, और अगले 50 साल के लिए होगा। ठीक है, जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे सके, उसे बढ़ावा दे सके। तो ये भी ध्यान रखेंगे, 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा 1 लाख करोड़ रुपए का। ठीक है भाई, देखो कृषि कार्यों में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा यहाँ से पेपर के दृष्टिकोण से इस बार, कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को देखिए, भारत ने क्या रखा था कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर 2021 में ये प्रस्ताव रखा था कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाए, और यूएन ने बात मान ली और इसे सर्वसम्मति से इसे स्वीकार करते हुए इसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ध्यान रख लेना। देखिए इसके अलावा यहाँ पर कुछ बातें हैं कि गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करने पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा के जैसे जब आपदा आई तो राज्य में 2013 में उत्तराखंड में वहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि 200 मीटर के आसपास के क्षेत्र में निर्माण को रोकेंगे। तो इसी प्रकार से गंगा के 5 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्रों में की जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती हो सके उसको बढ़ावा देंगे। इसके अलावा देखिए खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप ड्रोन से क्या करिए, खेती करिए, अपने खेतों में छिड़काव करिए। ठीक है, और पोषक तत्व जो भी आपको खाद बीज वगैरह डालने हैं वो उससे डालिए, ड्रोन का ही विकास करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए बजट के अंदर 5 नदी लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की बात करी गई है, जिनमें घोषणा हुई है किस किस की। देखिए यहाँ पर 5 लिंक परियोजनाओं को जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें दमनगंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, अब बस ध्यान रखना इसे कि गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी। ठीक है, ये सरकार ने जारी किया है, आप देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2022-23।
आपकी केन बेतवा लिंगी परियोजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। इसके अलावा देखिए ये 44,605 करोड़ रुपए की है, जो यहाँ दिखाया गया है कि 44,605 करोड़ रुपए की लागत से केन बेतवा जो लिंक परियोजना को चालू कर दिया गया है। और इस परियोजना से जो लाभ होगा वो ये है कि 103 मेगा हाइड्रो पावर ऊर्जा और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा इस केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना, बस ये आपको आंकड़ा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो टॉप 3 सब्सिडी दी जा रही है वो किन क्षेत्रों में दी जा रही है? फूड सब्सिडी। तो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर फूड सब्सिडी दी जा रही है। आप देख रहे हो कि मुफ्त राशन मिल रहा है सभी लोगों को अच्छे से, और सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि 2023 में भी देने वाले हैं हम लोग। तो मज़े आ रहे हैं, कर रहा चल रहा है कोरोना। फर्टिलाइज़र सब्सिडी आपकी नंबर 2, फूड सब्सिडी नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ पर लगभग देखिए 2,06,831 करोड़ रुपए। फर्टिलाइजर सब्सिडी नंबर 2 पे और पेट्रोलियम सब्सिडी नंबर 3 पे है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा में देखिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ई विद्या योजना का संबंध किससे? शिक्षा से है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ा करके 200 टीवी चैनल तक पहुंचाने का काम है कि 200 टीवी चैनल वहाँ पर चले, जिससे शिक्षा को बेहतर कराया जा सके, कुछ ऐसा है। इसके अलावा देखिए 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं, इन्हें बनाने का लक्ष्य रखा है 2022-23 में हम लोगों ने, और 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना करी जाएगी। तो आप इनके डेटा जैसे 750 है, 75 है, ये ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए बजट में डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा भी हुई है, और ये जो विश्वविद्यालय होगा वो आपका हब स्पोक मॉडल पर आधारित होगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, हेल्थ को लेकर के 2-4 बातें हैं। देखिए नेशनल टेलीमेंट हेल्थ प्रोग्राम शुरू करा जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी प्रोग्राम के अंतर्गत 23 टेलीमेंट हेल्थ सेंटर का गठन किया जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अंदर देखिए IIT बेंगलोर जो है वो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और निमहांस जो नोडल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। 23 टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर बनने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए महिला और बच्चों के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.2 जो प्रोग्राम है वो सब चला दिए गए हैं, और 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में समन्वयन किया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा सवाल बनेंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो हैं, इसके अंदर अगर ऐसे ब्लॉक जो जिलों के अंदर 112 जिलों में योजना लागू करी जा रही है, ये भी ध्यान रखना है कितने जिलों से महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम चल रहा है। 112 जिलों में, जिसमें अभी आपने देखा नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिला में आपको सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी हरिद्वार को घोषित किया है। आपने देखा था वहाँ पर कि ऐसे ज़िले जिनमें विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है, विकास कम हो पाया है, उन्हें इस वर्ष 2022-23 में हम टारगेट करेंगे और उनमें कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराया जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ब्राइवेंट विलेजेस कार्यक्रम जो है, इसके अंदर जो सीमांत गांव हैं हमारे उत्तरी सीमा के, बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तर बॉर्डर वाले, उनमें क्या है कि विकास कार्यक्रम को ध्यान दिया जाएगा। जो गांव लाभ से वंचित रहे हैं उन पर काम किया जाएगा। ब्राइवेंट विलेजेस कार्यक्रम। ठीक है, इसके अलावा देखिए वर्ष 2022 में 1.5 लाख जो डाकघर हैं हमारे, उन्हें कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ये भी सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों के अंदर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करेंगे, और इसके अलावा अमृत काल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज़ ऑफ लिविंग के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। ये सरकार के सारे क्या हैं? लक्ष्य। इसके अलावा देखिए मैंने यहाँ पे डाला है कि जो हमारी रिवीजन सीरीज़ चल रही है, आप उसे देख सकते हैं। ये मैं ही हूँ, थोड़ा काला हो गया हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि PDF है। जो सामान्य अध्ययन की चल रही है उसकी क्लास नंबर 3 आ गई है, आप देख लेंगे। ठीक है, और देखिए बहुत अच्छी सीरीज़ है ये वाली, आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है, तो आप इसे मिस ना करना। इसके साथ देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर की मैंने उत्तराखंड जो आर्थिक समीक्षा है वो करी है। इसी के साथ साथ मैं भारत की आर्थिक समीक्षा भी लेके आऊँगा, आप वो भी देख लेंगे। देखिए ये सब चीज़ें आपको पेपर में एक्स्ट्रा एज दे देंगी, अधिकतर बच्चे यहीं पर फंसते हैं। अगर आप यहाँ आगे निकल जाओगे, 2, 3, 4 मार्क्स का मार्जिन मिल जाता है आपको, तो आप मेरिट में ऊपर हो सकते हैं, आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है। तो देखिए आपके लिए लाभकारी है, देखना ज़रूर। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर कुछ
ग्रीन क्लियरेंस के लिए ये सब पेपर में नहीं है, प्रीवियस पोर्टल बनेगा, पेपर के लिए टेंशन ना लो, इतनी ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कंपनी को आसानी से बंद या समाप्त करने के लिए CPACE करके एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ABCG प्रमोशन टास्क फोर्स, इसके गठन पर जोर दिया जाएगा। और जनवरी 2022 में कर्नाटक के अंदर जो बेंगलोर पड़ता है उसमें भारत का पहला ABCG सेंटर बना भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 में एम्बेडेड चिप आधारित E-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। देखिए अभी तक मैंने पासपोर्ट कभी बनवाया नहीं है, तो सीधा अब तो मैं एम्बेडेड चिप आधारित E-पासपोर्ट ही बनवाने वाला हूँ, आप लोग भी यही बनवाना, ठीक है। बड़े पैमाने पर देखिए, आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिक जो स्कूटियाँ ला रहे हैं उसके चार्जिंग स्टेशन तो बनाने शायद मुश्किल हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में स्थान की कमी है, तो इसलिए एक सिस्टम लाने की कोशिश जारी कर रही है ये भारत सरकार, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ठीक है। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने की बात कर रही है। और बैटरी का अदला बदला नीति से बोलते हैं कि मतलब आप अपनी बैटरी लाओगे, वो बैटरी आप चार्जिंग सेंटर छोड़ जाओगे, वहाँ से दूसरी बैटरी उठाओगे, अपनी स्कूटी में लगाओगे और चले जाओगे, चार्ज करने का झंझट भी खत्म। अच्छी नीति है, अगर काम कर हो गई, क्योंकि बीच में जो लोग बैटरी बदलने वाले हैं और रखने वाले हैं ना, वो अगर मुनाफाखोरी ना करें तो योजना तो बहुत अच्छी है भाई, ठीक। देखते हैं क्या होता है। भू दस्तावेजों के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया हम जो आपके भू दस्तावेज है उन्हें हम कंप्यूटर में सेव करेंगे, उसके लिए एक पासवर्ड या आपको इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। इस पे काम सरकार कर रही है। इसके अलावा देखिए, भारत के अंदर जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। तो जहाँ तक उम्मीद है सरकार के अनुसार 2025 तक हम पहुँचा देंगे। लेकिन 2022 में जब बजट पेश करा तो पता नहीं था, इस समय कोरोना का हाहाकार सा होने वाला है, क्या हो रहा है पता नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की बात हुई है, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा देखिए, आप अपने गांव के आसपास सब जगह देख रहे होंगे भाई लोगों कि टंकियों पे टंकियां बने जा रही हैं। तो ये योजना हमारे यहाँ यही है कि हर घर नल जल के तहत 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने की योजना है। अभी तक 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा जोर सरकार इस समय दे रही है, तो ये पेपर में बन सकता है। हर घर नल जल के तहत इतने लोगों का लक्ष्य रखा गया, 3.8 करोड़ लोगों का, और 8.7 करोड़ परिवार तक हम लोग पहुंच गए हैं, सरकार का ये मानना है और कहना भी है। वर्ष 2022-23 में PM आवास योजना के तहत आपके 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा देखिए, RBI ने जो मैं बात कर रहा था, जो हमारा लक्ष्य भी है कि डिजिटल रुपए लाने की घोषणा करी है हमारे वित्त मंत्रालय ने, या वित्त मंत्री साहब ने, निर्मला सीतारमण जी ने 2022-23 में कि डिजिटल रुपए आ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा देखिए कि विद्युत संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम लोग, जिससे प्रतिवर्ष हमें 38 मैट्रिक मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। देखिए, अच्छा अगर कुछ बचत हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, ठीक है। उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित करी जाएंगी, ठीक है। 4 प्राइवेट, सरकारी तो होंगी नहीं, प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हरित अवसंरचना के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स ये जारी करे जाएंगे। और मैंने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में, तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, हरित अवसंरचना के लिए। इसके अलावा देखो, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, अभी मैं पॉलिटी में मैंने पढ़ाया, आप क्लास ले लेंगे। आर्टिकल 43B वो क्या करता है, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन करता है। उसमें क्या होता था कि कंपनियां अभी तक क्या करती थी, 15% टैक्स देती थी और समितियां 18.5% टैक्स देती थी। सरकार ने बराबर करने का निर्णय लिया है कि सहकारी समितियों से भी अब कितना टैक्स लिया जाए, 15% टैक्स ही लिया जाए, ठीक है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, अच्छा डिसीजन है। नागरिकों को कौशल प्रदान करने के साथ साथ आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, ये प्रोग्राम जो डेस्क स्टॉक पोर्टल, इसका निर्माण किया जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, वो अपना जीवन यापन चला सकें, अपनी स्किल को बढ़ा सकें, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के तहत विवादों के समय पर निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र ये बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और जो क्रिप्टो करेंसी होती है, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति, उस पर 30% टैक्स जो है वो सरकार
लगाएगी क्रिप्टो करेंसी। अगर आप इससे कमा रहे हैं तो आप देख लीजिए, आप पे भारी असर पड़ने वाला है। सरकार का कहना है कि हम टैक्स आपकी आय पे कितना लेंगे, 30%। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 30 सरकार ले लेगी, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखना कि हीरे व रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क 5% कर दिया गया है। केवल जो काटे गए हीरे होंगे उन पर सीमा शुल्क 0 होगा, ठीक है। और सरकारी समितियों पर सरचार्ज या अधिभार को भी 12% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 7.5%। एक तो मैंने बताया कि कंपनी और इनमें टैक्स बराबर कर दिया गया है 15% और अधिभार घटा दिया गया है, वो 7% कर दिया गया है। सहकारी समितियों में मौज आ गई है। देखिए, बजट 2022-23 के तहत सबसे ज़्यादा खर्च जिस पे हो रहा है वो भैया भारत की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना मनरेगा। 73,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं भाई हम लोग। अच्छा, आप लोग मनरेगा को क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि अच्छी है, बुरी है, या चलते रहना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? आपके क्या सुझाव हैं? अगर आपका वास्तव में कोई सुझाव है और आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या सुझाव है मनरेगा को लेकर, ठीक है। फिर वरना एक दिन हम लोग डिटेल में बात करेंगे मनरेगा के ऊपर, ठीक। PM किसान में देखिए 68,000 करोड़ सरकार दे रही है। PM किसान में 500 रुपये महीना आता है ना, 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है, वो 68,000 रुपये जा रहे हैं, 68,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन जिसकी मैं बात कर रहा था, सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, 60,000 करोड़ रुपए इस पे जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा, ये पेपर में आ सकता है। सबसे ज़्यादा किन मंत्रालयों पे खर्च हो रहा है? देखिए, रक्षा मंत्रालय, बिल्कुल हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी अब तो भाई। 5,25,166 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न वितरण मंत्रालय, ठीक है, अंत्योदय राशन है ना, चल ही रहा है, फ्री वाला मसला, तो 2,17,684 करोड़। और सड़क परिवहन और राजमार्ग 1,99,000 समथिंग, इतना आपका खर्च हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मेरी तरफ से बजट में इतनी बातें हैं। इसके अलावा देखिए, आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे, वो एक दिन बाद जरूर कर लेंगे, अभी इसमें इतनी बातें रखते हैं। चलिए, आपको मैंने पूछा मनरेगा पर, आप जरूर मुझे बताएंगे। बाकी आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना। किस चीज़ पे अभी हमें और काम करना है, कौन सी वीडियो ज़्यादा चाहिए, वो आप मुझे बता देंगे तो मैं देखूंगा, उसी क्षेत्र में काम कर लेंगे। बाकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ज़रूर देख लेंगे। चलिए, मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।